गुड मॉर्निंग चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो अगर इस बार आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं तो आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे हम पूरे सिलेबस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, फिजिक्स के अलावा मैथमेटिक्स बच रहा है, केमिस्ट्री बच रहा है और को करिकुलम फास्ट एड एंड हेल्थ बच रहा है। और अगर आपके पास बेसिक इकोनॉमिक्स माइनर के अंदर भी आता है तो वो पेपर भी हमने सॉल्व करके रख लिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जा देखोगे तो पूरा एक पीडीएफ बना हुआ है बीएससी सेकंड सेमेस्टर पीवाईक्यू के नाम से, जिसके अंदर आपको सभी पेपर सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको उन पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। आज हम बात करते हैं इसके बारे में। तो हमारा बुक का टाइटल क्या था? हमारे बुक का टाइटल था थर्मल फिजिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है। जिसको बुक वालों ने क्या किया था, सिलेबस थोड़ा लेंदी था तो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया था, लेकिन हम क्वेश्चन साथ में देखने वाले हैं, ठीक है। पहला पार्ट को उन्होंने बोला था थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, दूसरे पार्ट को बोला था सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। पहले पार्ट में भी 4 यूनिट था, सेकंड पार्ट में भी 4 यूनिट था। हम 8 यूनिट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले पार्ट में क्या है, जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और थ्योरी ऑफ रेडिएशन। सेकंड में क्या है, डीसी एंड एसी सर्किट, सेमीकंडक्टर एंड डायोड, ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। टोटल 8 यूनिट थे, जिसके अंदर से लगभग 100 या 120 कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उन्हीं क्वेश्चन की बात करते हैं। आप क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम उन्हीं की बात करते हैं। पहले बात करते हैं जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, मल्टीपल चॉइस है तो हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होने वाले हैं, क्योंकि सिंगल करेक्ट का है तो सही तो एक ही होगा। तो क्या है, 4 ऑप्शन को 4 बार लिखने कोई मतलब नहीं है ना। हम इसलिए क्या करते हैं, सिर्फ 2 ऑप्शन को रखते हैं, ठीक है। जैसे देखो, एक क्वेश्चन है, टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव इक्वल। कोई भी दो बॉडी है, उनको हम क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे, जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो। 4 ऑप्शन है लेकिन करेक्ट तो एक ही है, ठीक है। तो 4 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। हम क्या करते हैं, दो ही ऑप्शन को लेके चलते हैं, ठीक है। एक सही होगा, एक गलत होगा, ठीक है। सही को आपको बता दिया जाएगा, गलत तो वही, उसका कुछ करना ही नहीं है। चलो कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन डब्ल्यू इक्वल टू पी डॉट डेल्टा बी। वर्क डन का रिलेशन तो जानते ही हो। वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। इफ वर्क इज डन बाय द गैस देन वॉल्यूम ऑफ गैस इज क्या होगा। देखो, इसको हम पहले समझते हैं। मान लो एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है। सपोज कर लो इस सिलेंडर का नीचे वाला पोर्शन है और साइड साइड से भी घेरा हुआ है, ऐसा मान लेना। और ये बाहर का ये वाला जो हाथ है ना, इसको सपोज कर लो पिस्टन है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। मान लेते हैं हमने सिलेंडर में गैस भरा और पिस्टन दबा दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी ढका हुआ है, ये बात को याद रखना। और बीच में जो जगह दिख रहा है वहाँ पे क्या है, गैस है। फिर क्या बोल रहा है, वर्क इज डन बाय द गैस। वर्क इज डन बाय द गैस मतलब क्या, अगर गैस काम करेगा, गैस काम करेगा तो क्या होगा, पिस्टन दूर जाएगा। क्या होगा, पिस्टन दूर जाएगा। मान लो पहले पिस्टन यहाँ पे था, अगर गैस काम करेगा तो पिस्टन दूर जाएगा। पिस्टन दूर जाएगा तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले इतने में था, फिर गैस ने क्या किया, काम किया तो पिस्टन दूर गया, तो इतने के मुकाबले पिस्टन यहाँ पे चला गया, तो गैस को मूव करने के लिए ज़्यादा जगह मिल गया, तो गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इन डब्ल्यू इक्वल टू पी डॉट डी वी, अगर गैस, अगर वर्क डन इज डन बाय द गैस, वर्ड पे ध्यान रखना, वर्क इज डन बाय द गैस, क्या गैस द्वारा काम किया जाए तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसी का एक रिवर्स उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता है कि अगर गैस के ऊपर काम किया जाए तब क्या होगा, वो भी आगे है, उसको देखेंगे। पहले दूसरा क्वेश्चन देखो, इन डब्ल्यू इक्वल टू पी डॉट डेल्टा वी, वही दिया है रिलेशन। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो ये बात याद रखना, ये क्या है, कन्वेंशन है कि जब भी आपका वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज होगा उस टाइम पे वर्क डन को हम पॉजिटिव लेके ही काम करते हैं। वर्क डन को पॉजिटिव लेके ही अपना कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन को हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। फिर क्या है, टू बॉडीज आर साइड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन तो हमने किया ही था कि कोई भी दो बॉडी है उनको हम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे, जब दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। फिर क्या है, इंटरनल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट। जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है, जिसको आप कैपिटल यू से डिनोट करते हो, जिसको आप इंटरनल एनर्जी को कैपिटल यू से, चलो रहने देते हैं, मैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा बाद में ना। जिसको कैपिटल यू से डिनोट करते हो वो क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है। ये बात ट्रू है या फॉल्स है, तो ये बात ट्रू है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। फिर क्या बात करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करता मतलब क्या, वो
किसी भी रास्ते से जाओ, किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी सेम होता है, ठीक है। फिर देखो वही जो पहला क्वेश्चन किया था वर्क इज डन बाय था, अब वर्क इज डन ऑन होगा कि कोई भी रिलेशन है W=P.dV इफ वर्क इज डन ऑन द गैस, इफ वर्क इज डन ऑन द गैस देन द वॉल्यूम ऑफ गैस। वही कंटेनर है, वही सिलेंडर है, यहाँ ढका हुआ है, पिस्टन इतना पे लगा हुआ है। अब फिर क्या बोल रहा है, वर्क इज डन ऑन द गैस। हमने क्या किया, पिस्टन से दबा दिया, पिस्टन यहाँ पे पहले मान लो था स्टार्टिंग में, पिस्टन को और दबा के पास में लाया। हमने क्या किया, इस बार गैस के ऊपर काम किया। तो इस बार क्या देख रहे हो, पहले यहाँ पे था, फिर पिस्टन यहाँ पे आ गया, तो जो गैस को घूमने का जगह था पहले इतना था, लेकिन अब इतना बचा। मतलब क्या, गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अगर गैस ने काम किया, अगर गैस ने वर्क किया, अगर वर्क इज डन बाय द गैस है तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर वर्क इज डन ऑन द गैस है, गैस के ऊपर काम हुआ, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और देखो इन W=P.dV P.ΔV इफ वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज होता है तो वर्क डन को क्या हम निगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है। फिर देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन क्या होता है, DQ=DU + DW। DW क्या है, वर्क डन, DU क्या है, इंटरनल एनर्जी, DQ क्या है, हीट है, ठीक है। चलो फिर क्या है, एट एनी टेम्परेचर द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज। देखो किसी भी टेम्परेचर के बाद, कम टेम्परेचर के ऊपर बात करो, किसी भी आइडियल गैस का जो एनर्जी होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके काइनेटिक एनर्जी पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि आइडियल गैस का ये एजम्पशन था कि उसके मॉलिक्यूल पास पास में नहीं आते, मतलब अट्रैक्ट नहीं होते तो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट ही नहीं होता। क्या बोला है, इसका मतलब कि जितने भी आइडियल गैस होते हैं उनका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, उनका जितना भी टोटल एनर्जी होता है सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिख रहा है पेज, हाँ दिख रहा है। फिर देखो क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस, वही है कोई भी आइडियल गैस है उसका बीच में अट्रैक्शन होता है नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। फिर क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर वर्क्स ऑन। अगर हम किसी भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करें, कोई भी गैस है जिसका कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो जो आपका थर्मोमीटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, चार्ल्स लॉ पे काम करता है, ठीक है। फिर क्या है, इन अ गिवन प्रोसेस ऑन एन आइडियल गैस, कोई भी आइडियल गैस पे एक प्रोसेस चल रहा है, अगर DW जीरो हो जाए, DW जीरो हो जाए और DQ लेस देन जीरो हो जाए, देन फॉर द गैस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर क्या है, व्हाट इज मेयर्स फार्मूला, मेयर फार्मूला क्या होता है, CP - CV = R या CB - CP = R। तो ये बात याद रखना, थोड़ा सा पलट देगा कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। तो सी पहले P आता है फिर B आता है ना अल्फ़ाबेट में, वैसे ही CP - CV = R होता है, ठीक है। फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू गेल-लुजेक्स लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज, जो गेल-लुजेक्स लॉ होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करता है। वो ये बोलता है कि अगर आप क्या करते हो, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो तो प्रेशर क्या टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर। देखो चार्ल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या कांस्टेंट रहना चाहिए, प्रेशर। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, कांस्टेंट प्रेशर पे, क्या बोलता है, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्वेश्चन वही था, वही चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट ये थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है, ठीक है, कि अगर हमारे पास वॉल्यूम टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है तो प्रेशर क्या होना चाहिए, वेरिएबल या कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, वही बात है। ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू इज, जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो डेल्टा क्यू क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा क्यू जीरो के बराबर होता है। अब डेल्टा क्यू क्या है, उसके लिए आप इस रिलेशन को याद रखो। डेल्टा क्यू क्या हो सकता है, डेल्टा क्यू हमारे पास हीट हो सकता है। यहाँ पे डी है ना, डी क्यू मतलब हीट को ही डिनोट करता है, डी क्यू मतलब चेंज इन हीट, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। डी यू इंटरनल एनर्जी, DW वर्क डन है। मतलब क्या, जब भी आप बात करोगे एडियाबैटिक प्रोसेस की तो जो हमारे पास हीट होगा, चेंज इन हीट बोल दो क्योंकि डेल्टा का साइन लगा है, वो क्या जीरो के बराबर होगा, ठीक है। ऑन सफरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिक्रीज, जब भी आप क्या करते हो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हो, किसी भी गैस का इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, द पॉइंट फंक्शन ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज, क्या होगा, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। फॉर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम वर्क डन इन अ प्रोसेस डिपेंड अपॉन द पाथ, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो रहा है उसके लिए जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, वो पाथ फंक्शन होता है। वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो, गलत।
कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है तो कॉन्सेप्ट तो यही लगता है कि जहाँ से चले वहीं पे आ गए, तो वर्क तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन देखो जब भी हम बात करोगे थर्मोडायनेमिक्स की, उसके अंदर वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, एरिया ऑफ द साइकिल ऑन द पीवी डायग्राम, जो भी पीवी कर्व होगा जिसके ऊपर वो साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ बना होगा उसके एरिया के बराबर होगा। ठीक है। वर्क डन इन एन आइसोथर्मल चेंज इन अ गैस इज कितने के बराबर होता है, W=RT log E V2/V1 के बराबर, V1/V2 नहीं, V2/V1 के बराबर होता है। ठीक है। फिर क्या, इन एन आइसोबारिक प्रोसेस वर्क डन इज, कोई भी आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर वर्क डन क्या होता है, W=P V2-V1 के बराबर होता है। ठीक है। अब देखो द रॉन्ग रिलेशन, इसमें दोनों में से रॉन्ग रिलेशन, गलत रिलेशन कौन सा है वो खोजना है आपका। PV=NRT आइडियल गैस का इक्वेशन है। CP/CV=R, ये गलत है क्योंकि CP-CV=R होता है। ठीक है। तो रॉन्ग रिलेशन कौन सा है, ये वाला। अब देखो CP/CV भी किसी चीज़ के बराबर होता है ना, तब उसके बारे में बात करते हैं। द करेक्ट रिलेशन इज, तो देखो जो आपका CP/CV होता है वो साई बोलते हैं, E बोलते हैं ना, E∅/E∠θ के बराबर होता है। ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन है, इसको सही कर लो। जो आपका CP/CV होता है वो R के बराबर नहीं, E∅/E∠θ के बराबर होता है। ठीक है। इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस द फॉल इन टेम्परेचर इज गिवन बाय, कोई भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है किसी भी गैस का, तो जो टेम्परेचर फॉल होता है वो किससे डिनोट किया जाता है, वो किससे दिया जा सकता है, TV टेम्परेचर वॉल्यूम, अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट है, डेल्टा P चेंज इन प्रेशर अपान CP से दिया जा सकता है। ठीक है। फिर क्या, अ हीट इंजन एब्जॉर्ब हीट Q1, कोई भी हीट इंजन है वो Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रही है एट हाई टेम्परेचर एंड रिजेक्ट हीट Q2, और Q2 हीट रिजेक्ट कर रही है एट लोअर टेम्परेचर। मतलब क्या, ये हाई टेम्परेचर हो गया, ये लो टेम्परेचर हो गया। एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज, जो भी है कार्नट इंजन की बात चल रही है, तो उसका इफिशियंसी कितना होगा, 1 - Q2/Q1 के बराबर होगा। ठीक है। हाइयर अपान लोअर। ठीक है। फिर क्या है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक फॉर ए कार्नट इंजन आर T1 एंड T2, T1 क्या है, सोर्स का टेम्परेचर, T2 क्या है, सिंक का टेम्परेचर है रिस्पेक्टिवली, इट्स इफिशियंसी, तो उसका इफिशियंसी कितना होगा, 1 - T2/T1 होगा। ठीक है। फिर क्या, अ कार्नट इंजन वूज सिंक इज एट 300 केल्विन, कोई भी कार्नट इंजन है जिसका सिंक 300 केल्विन पे काम कर रहा है, हैज इफिशियंसी 40%, उसका एफिशिएंसी कितना है, 40%। सिंक का जिसका टेम्परेचर 300 है उसका एफिशिएंसी 40% है। ठीक है। by how much the source temperature should be changed so as to increase the efficiency to 60%। ठीक है। तो देखो दिया क्या है, सिंक का टेम्परेचर 300 दिया है और इफिशियंसी 40% दिया है, उस इंजन का इफिशियंसी 40% दिया है। फिर पूछ रहा है कि जो सोर्स है उसका टेम्परेचर में आप कितना चेंज करोगे कि जो आपका इंजन है उसका इफिशियंसी 60% हो जाए, 250 केल्विन चेंज करोगे या 325 केल्विन चेंज करोगे। ठीक है। अब बढ़ाओगे घटाओगे ये भी नहीं पता। ठीक है। तो उसको बारे में भी देखना पड़ेगा। तो इफिशियंसी क्या होता है, 1 - T2/T1 होता है। तो इफिशियंसी कितना, 40%, मतलब 40/100, 0 काट दो, 4/10 इधर बचा, 1 - 300 इधर हो गया, 300 क्या, सिंक का टेम्परेचर, T1 हमको पता ही नहीं था क्योंकि सिंक का टेम्परेचर दे रखा है, सोर्स का टेम्परेचर दे नहीं रखा, तो पहले सोर्स का टेम्परेचर फाइंड किया पहले केस में। जब इफिशियंसी 40% है तो उस टाइम पे सोर्स का टेम्परेचर कितना है, 500 केल्विन। इसको सॉल्व करोगे, 4/10 इसको सॉल्व करोगे तो T1 कितना मिलेगा, 500 मिलेगा, इतना मिल गया। फिर क्या करो, एक नया बनाते हैं, तो नया इफिशियंसी बनाते हैं जिस केस में इफिशियंसी 60% हमको चाहिए। ठीक है। तो उसको ईटा बोलते हैं ना, ईटा डैश से डिनोट करते हैं, ईटा डैश = 1 - T2/T1। इस बार इफिशियंसी हमको कितना चाहिए, 60%, उसके लिए हमको टेम्परेचर निकालना है कितना रहना चाहिए। ठीक है। तो 60 मतलब 60% इफिशियंसी मतलब 60/100, तो 60/100 10 काट दिया, 6/10 कोई लिख लिया, 1 - अभी भी सिंक का टेम्परेचर तो सेम ही दिया है कि उसने वो ऐसा तो बोला नहीं कि दूसरे केस में सिंक का टेम्परेचर चेंज कर लो, ऐसा नहीं बोला। तो सिंक का टेम्परेचर अभी भी 300 रखेंगे, लेकिन सोर्स का टेम्परेचर अननोन है, हमको फाइंड करना है। देखो ये जो T1 आया है वो कब आया है, जब हमारे पास इफिशियंसी 40% है, इसलिए इसको यहाँ पे यूज मत कर लेना। ठीक है। ये इसको अलग से रखे रहना, बाद में यूज करेंगे। ये T1 कब आया, जब हमारे पास इंजन का एफिशिएंसी 40% है और सिंक का टेम्परेचर 300 है। दूसरे केस में क्या है, एफिशिएंसी 60% करना है और सिंक का टेम्परेचर अभी भी 300 है, लेकिन हमारे पास सोर्स का टेम्परेचर कितना चेंज होगा ये निकालना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, 1 - 300/T1 डैश कर लिया इस बार। ठीक है।
तो उसको इसको सॉल्व करोगे 6/10 इक्वल टू इसको सॉल्व करोगे तो T1 डैश को 750 आएगा। ठीक है, मतलब जो नया टेम्परेचर आया, जिस सिचुएशन में एफिशिएंसी 60% रहना चाहिए, वो कितना आया, 750 केल्विन आया। सोर्स का जो नया टेम्परेचर आया, जिस सिचुएशन में एफिशिएंसी 60% रहनी चाहिए, वो कितना आया, 750। तो अब क्या करेंगे, चेंज निकालेंगे, चेंज इन टेम्परेचर दोनों की सिचुएशन में। सोर्स का टेम्परेचर यहाँ पे कितना आया और यहाँ पे कितना आया, उन दोनों के बीच में चेंज निकालेंगे। तो 750 - 500 मतलब 250 केल्विन। कहने का मतलब पहले जब 500 केल्विन है टेम्परेचर सोर्स का तो एफिशिएंसी 40% है, और जब हमने 750 कर दिया तो एफिशिएंसी कितना हो गया, 60%। मतलब हम क्या है, 250 केल्विन अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी एफिशिएंसी 60% हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गया। फिर से क्वेश्चन पढ़ो। कोई भी कार्नोट इंजन है, उसके सिंक का टेम्परेचर 300 है, एफिशिएंसी 40% है। इस सिचुएशन में पहले हमने क्या किया, उसके सोर्स का टेम्परेचर निकाला, इतना निकल गया। फिर क्या किया, पूछ रहा है बाई हाउ मच द सोर्स टेम्परेचर शुड बी चेंज। अब क्या करो, सोर्स का टेम्परेचर कितना चेंज करोगे कि एफिशिएंसी क्या हो जाए, 60% हो जाए, एफिशिएंसी 40 से बढ़ के 60 हो जाए। तो अगर 500 से 750 कर लिए तो एफिशिएंसी 60% हो गया। चलो क्वेश्चन क्लियर। Which of the following cannot determine the state of a thermodynamic system। ठीक है, कोई इनमें से कौन सा किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम का स्टेट डिटरमाइन नहीं कर सकता। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, टेम्परेचर प्रेशर, या एनी वन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। देखो, जब भी कोई भी दो साथ में होंगे, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर, तो हम किसी भी सिस्टम का स्टेट बता सकते हैं। लेकिन जब सिर्फ हमारे पास एक हो, यानी बोल दिया जाए किसी भी सिस्टम का प्रेशर 500, कुछ भी बोल दिया जाए, किसी भी सिस्टम का प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है, अलग अलग सिचुएशन में अगर साथ में दे दिया तो आप बता ही दोगे। लेकिन अगर बोल दिया जाए कोई भी गैस का टेम्परेचर 500 केल्विन है, तो इससे कुछ पता चलता है, किसी भी गैस का टेम्परेचर 500 केल्विन है, इससे कुछ पता नहीं चलता कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, उसका वॉल्यूम कितना है, प्रेशर कितना है, पता ही नहीं है। तो यही बोलो कि जब तक आपके पास दो चीज़ें दिए रहेंगी, आप उस सिस्टम का स्टेट बता सकते हो। लेकिन जब भी एनी वन इनमें से, प्रेशर वॉल्यूम या टेम्परेचर में से सिर्फ एक जब भी आपको दिया रहेगा तो आप उस सिस्टम का स्टेट नहीं बता सकते। तो ये सही होगा। ठीक है, जब भी एक दिया रहेगा, कुछ भी, या ये कुछ भी अगर एक दिया है तो नहीं बता सकते। ठीक है, चलो फिर क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ए स्पेशल केस ऑफ, जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक स्पेशल केस है। ठीक है, फिर क्या, टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन, टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसका डेफिनेशन है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन है। फिर क्या, इन अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, उस सिचुएशन में जो सिस्टम द्वारा वर्क डन बाय द सिस्टम है वो कितना होता है, डेल्टा Q इक्वल टू टी डेल्टा W होता है। देखो गैस का इक्वेशन क्या होता है, कहाँ गया, यहाँ पे dQ इक्वल टू DU प्लस DW होता है। क्या होता है, एक सेकेंड, थोड़ा सा एक पेज चाहिए ना, चलो कोई बात नहीं, एक सेकेंड। हाँ देखो, dQ इक्वल टू DU प्लस DW होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो आपका वर्क डन है, वो वर्क डन ऑफ सिस्टम है, वो क्या, सिर्फ dQ इक्वल टू डेल्टा है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम डी से ही देख लेते हैं। चेंज की बात चल रही है, डेल्टा मतलब चेंज की बात चल रही है, डी मतलब भी हम चेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, DQ इक्वल टू DW आ गया, DU कहाँ गया। तो देखो एक बात नोट करो, साइक्लिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या, कांस्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन वही है, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होता है किसी भी गैस का, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखो ये ऐसा कुछ दिया है, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन हीट, डेल्टा U मतलब क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस डेल्टा W मतलब चेंज इन वर्क डन, यही बात होती है। तो देखो, जब किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब क्या, जब U फाइनल माइनस U इनिशियल करोगे तो कितना मिलेगा, अंडा, जीरो मिलेगा। फाइनल भी वही, इनिशियल भी वही, जीरो मिलेगा। तो ये तो जीरो हो गया, तो सिर्फ बचा क्या, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W बचा। तो इसीलिए किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो आपका वर्क डन होता है, सिस्टम वर्क डन बाय सिस्टम होता है, सिस्टम द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो क्या होता है, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W के बराबर होता है। ठीक है, और फिर क्या,
ये वही जो अगला क्वेश्चन आपको तो पहले समझा ही दिया कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी होता है गैस का वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। गैस का इंटरनल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से ही ये वाला जीरो हो गया था। ठीक है, ये वाला जीरो हो गया था। अब फिर क्या, द सेकेंड नहीं है, द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन कार्नोट इंजन। ठीक है, वो गैस के प्रेशर पर नहीं, कार्नोट इंजन पर डिपेंड करता है। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क। जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम नहीं, कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क पर क्या होता है, डील करता है। इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जीरो। किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस की बात किया जाए तो सिस्टम का एंट्रोपी जीरो होता है, लेकिन अगर किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात की जाए तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होता है, हमेशा ही बढ़ता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है, हाँ। अब क्या है नेक्स्ट हमारे पास, टोटल एंट्रोपी चेंज इन अ कार्नोट साइकिल इज ज़ीरो। कोई भी अगर हम कार्नोट साइकिल के टोटल एंट्रोपी चेंज के बारे में बात करें तो वो जीरो होता है। इन एन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज द एंट्रोपी इंक्रीज। कोई भी इरिवर्सल एडियाबैटिक चेंज है तो एंट्रोपी हमेशा ही बढ़ता है। इन अ complete Carnot cycle the change in the entropy of the universe is zero. In a complete Carnot cycle the change in the entropy of the universe is zero. Entropy remains constant in adiabatic process. Adiabatic process के अंदर एंट्रोपी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। इवन कार्नोट इंजन कैन नॉट गिव 100% इफिशियंसी बिकॉज वी कैन नॉट। देखो जो कार्नोट इंजन होता है वो क्या एक हाइपोथेटिकल सिर्फ कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के अंदर भी हम 100% इफिशियंसी नहीं भी निकाल सकते। 100% इफिशियंसी का मतलब हम जितना पेट्रोल किसी बाइक में डाल रहे हैं वो पूरा का पूरा काम करने में यूज हो जाए। जितना भी बाइक होते हैं उनका एफिशिएंसी कितना होता है, मैक्सिमम क्या बोलते हैं 20 या 25 शायद होता है, कंफर्म नहीं बता सकता कितना होता है, लेकिन वो 30 से तो कम ही होता है एफिशिएंसी, जहाँ तक हमको मालूम है। अगर आपको एग्जैक्ट लगता है कुछ ज़्यादा हो तो बता देना, ठीक है, ऐसा मत बोलना गलत बता दिया। बस इतना ही थोड़ा सा पता है कि उसका एफिशिएंसी बहुत कम होता है। मतलब क्या, अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डाल दो बाइक में तो आधा से ज़्यादा तो ख़राब हो जाता है, आधा से ज़्यादा तो वो ख़राब हो जाता है, बस कुछ ही पार्ट यूज हो पाता है। ठीक है, और अगर किसी भी क्या बोलते हैं बाइक का एफिशिएंसी 100% हो जाए तो 1 लीटर पेट्रोल डालोगे तो 1 ही लीटर में वो आपको 200-300 किलोमीटर दौड़ा देगा। ठीक है, मान लो किसी बाइक का एवरेज 1 लीटर पे 50 किलोमीटर का है, तो अगर उसका एफिशिएंसी 100% हो जाए तो वो उसी 1 लीटर में कम से कम 200-300 किलोमीटर तो पहुँचा ही देगा आराम से। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई इंजन ही नहीं बना कि जो पूरा का पूरा ही क्या बोलते हैं पूरा का पूरा ही क्या बोलते हैं पेट्रोल को यूज कर ले, ऐसा बोल लो। ठीक है, सिंपल सा। तो क्या देखो, जो आपका कार्नोट इंजन होता है वो भी 100% इफिशियंसी क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि हम कभी भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को पा ही नहीं सकते। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 केल्विन, मतलब कि -273 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर अभी तक तो हम पा ही नहीं सकते। अगर ऐसा टेम्परेचर हम अचीव कर लेंगे तो उस सिचुएशन में इसके बारे में 100% इफिशियंसी के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इतना लो टेम्परेचर अभी तक तो हमने पाया ही नहीं है। ठीक है, बस एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि 0 केल्विन मतलब इतना, लेकिन इतना टेम्परेचर अभी तक थियोरेटिकली तो पॉसिबल नहीं हुआ किसी भी लैब के अंदर। ठीक है, फिर देखो क्या है, तो यही करेक्ट बोल देना कि रीच एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, कि हम कभी भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक अभी तक तो पहुँचे नहीं है। फ्यूचर का पता नहीं, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कार्नोट साइकिल इज रिवर्सिबल वन या आर रिवर्सिबल साइकिल हैव सिमिलर एफिशिएंसी। ठीक है, तो देखो जितने भी रिवर्सिबल साइकिल्स हैं, अगर हम बोलें कि सबका एफिशिएंसी सेम होता है तो ये बोलना गलत है। एक पार्टिकुलर सिचुएशन तक सही है। ये जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है कि आर रिवर्सिबल साइकिल हैव सेम एफिशिएंसी, ये पार्टिकुलर केस तक सही है, लेकिन हर केस के लिए सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल वन होते हैं, ये बात सही है। दूसरे में देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, ऑल रिवर्सिबल इंजन वर्क फॉर सेम टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक हैव सेम एफिशिएंसी। अगर कोई भी रिवर्सिबल इंजन है उनका अगर सिंक और सोर्स का टेम्परेचर हम सेम रखें तो उनका एफिशिएंसी सेम रहेगा। अलग अलग इंजन ले लो, मान लो कोई एक डीजल इंजन ले लो, एक पेट्रोल इंजन ले लो, एक और कोई दूसरा ले लो। ठीक है, अगर उन सभी इंजन का सिंक और सोर्स का टेम्परेचर सेम है तो एफिशिएंसी सेम रहेगा। लेकिन अगर सिंक या सोर्स किसी में से भी एक का टेम्परेचर इधर उधर हुआ
मान लो जो 3 इंजन की हमने 2 इंजन की बात की है, पेट्रोल डीजल, इनमें से किसी भी एक का सिंक या सोर्स का टेम्परेचर कम बेसी हुआ तो उस सिचुएशन में इफिशियंसी डिफरेंट हो जाएगा। इफ द टेम्परेचर आर डिफरेंट, इफिशियंसी आर डिफरेंट। ठीक है, तो जब तक टेम्परेचर सेम रहेगा उस सिचुएशन तक तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर डिफर हो जाएगा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन यही होने वाला है। ठीक है, चलो थर्मोडायनेमिक्स में इतने क्वेश्चन बन सकते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते, फिर भी ये कुछ 47 है। ठीक है, 43 कुकिंग गैस कंटेनर आर केप्ट इन अ टॉली होगा, टॉली होगा, जिसको क्या बोलते हैं यार, सगड़ी जिसको बोलते हैं ना, 4 पहिए वाले, इस पर सामान ढोते, लॉरी बोलते हैं। सही लिखा था, गलती से काट दिया, लॉरी। मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड द टेम्परेचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इनसाइड वेल। कोई भी देखो कुकिंग गैस है, ठीक, मान लो कोई एक कुकर है जिसके अंदर कुछ पक रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, उस कुकर गैस को एक लॉरी पे रखा और जो लॉरी क्या कर रहा है, किसी एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो पूछ ये रहा है कि जो हमारे पास कंटेनर के अंदर के गैस के मॉलिक्यूल हैं उनका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। हमने क्या बोला, कोई भी एक कुकर है, कुकर के अंदर कुछ पक रहा है, हमने क्या कर दिया, उसको एक लॉरी के ऊपर रखा, लॉरी एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो पूछ क्या रहा है कि जो हमारे पास कुकर के अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा। तो देखो जो आपका कुकर के अंदर के जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि देखो जब तक किसी भी कंटेनर का, कुकर है ना, मतलब एक कंटेनर की बात चल रही है जिसका क्योंकि अच्छे से वो बंद है तो प्रेशर और वॉल्यूम तो उसका चेंज नहीं होने वाला। तो जब तक किसी भी गैस का प्रेशर वॉल्यूम चेंज नहीं होता उसका टेम्परेचर सेम रहता है। ये बात को याद रख लेना। ठीक है, उसको कहीं पे भी आप ले जाओ, जब तक उस गैस को उसको क्या बोलते हैं, कुकर को ओपन नहीं करोगे, उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं लाओगे या उसके प्रेशर में कुछ चेंज नहीं लाओगे, तब तक उसके अंदर के जो गैस है उनका टेम्परेचर सेम रहेगा। प्रेशर में चेंज कैसे आएगा, आप टेम्परेचर बढ़ा दो। प्रेशर में चेंज कैसे आएगा, मान लो जिस चीज़ पे वो बॉयल हो रहा है, मान लो गैस पे बॉयल हो रहा है तो गैस का टेम्परेचर बढ़ा दो तो अंदर क्या हो जाएगा, ज़्यादा जल्दी स्ट्राइक करने लगेंगे तो गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, ऐसे कांस्टेंट प्रेशर पे उसको रखे हुए हो और कि जिससे उसका वॉल्यूम भी सेम है, तो उसका मतलब क्या, गैस के अंदर जो जो कुकर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर सेम रहने वाले हमेशा। ठीक है, फिर क्या है, हीट कैन नॉट बाई इट सेल्फ फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर। ये एक स्टेटमेंट है कि आपका जो हीट होता है वो खुद से कभी भी किसी एक बॉडी के लो टेम्परेचर से किसी एक दूसरे बॉडी जिसका टेम्परेचर हाई है वहाँ तक नहीं जा सकता। कोई भी बॉडी है, मान लेते हैं 2 बॉडी, एक बॉडी लो टेम्परेचर पे एक हाई टेम्परेचर पे है, तो हीट कभी भी खुद से लो से हाई की तरफ नहीं जा सकता। ये किसका स्टेटमेंट या कंसिक्वेंस है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट मतलब इनिशियल फाइनल स्टेट ऑफ मैटर को कौन सा पैरामीटर बता नहीं सकता, डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर, प्रेशर, वर्क और वॉल्यूम में से वर्क क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। लेकिन वो पूछ रहा है स्टेट ऑफ सिस्टम, मतलब क्या जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है उनके बारे में पूछ रहा है कि जो ऐसे कौन से हैं जो स्टेट ऑफ फंक्शन को डिफाइन करते हैं। लेकिन देखो उसने उल्टा पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ फंक्शन, मतलब इसमें से कौन सा कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट को डिफाइन नहीं कर सकता। तो ये वर्क ऐसा नहीं कर सकता। तो वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है, और जो बच रहे हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये क्या है, स्टेट फंक्शन होते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, वर्क। वर्क क्या कर सकता है, किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन या कैरेक्टराइज नहीं कर सकता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो देखो इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शन, द चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो आपका एंट्रोपी चेंज है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अभी पीछे क्वेश्चन देखा था ना कि जो आपका एंट्रोपी था, हाँ यहाँ पे भी देखो एंट्रोपी जीरो हो गया था। तो देखो ऐसा नहीं है कि एंट्रोपी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और देखो जो इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी होते हैं वो स्टेट फंक्शन होते हैं, एक स्टेटमेंट फॉर्म में, ये सही है। ठीक है, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी के बारे में तो बात करता है, लेकिन एंट्रोपी के बारे में सेकंड लॉ बात करता है। फर्स्ट लॉ एंट्रोपी के बारे में बात ही नहीं करता। तो देखो ये क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट पूछना है ना कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये हम चूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले सीरीज में हम इतना ही रखते हैं।
आपके पास 0 फर्स्ट सेकंड और थर्ड से 47 होगी। थर्ड से साथ क्वेश्चन भी नहीं आया, ठीक है, बस थर्ड लॉ बुक में दिया, लेकिन उससे खास कुछ क्वेश्चन मिला नहीं। खास पूछा जाता है कार्नाट इंजन से या 0 और फर्स्ट लॉ से, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो आप।